नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप हैं संकल्प यूट्यूब चैनल पर। म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है 1 फरवरी को, आप सब जानते ही हैं। और म्यांमार में अब डेमोक्रेसी की जगह फिर से एक बार मिलिट्री रूल लगा दिया गया है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से ये तख्ता पलट किया गया और म्यांमार का पॉलिटिकल इतिहास दरअसल क्या रहा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते समय सबसे पहले हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं। मिलिट्री रूल इन म्यांमार, अगेन लेटेस्ट अपडेट्स। इस लेटेस्ट अपडेट्स में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको एक बेसिक जानकारी देना जरूरी है दोस्तों। जनवरी मंथ की मेरी पीडीएफ आ चुकी है जो कि आय प्रथम के ऐप पर अवेलेबल है। और इस बार इस पीडीएफ में न केवल आपके लिए जीके के 300 क्वेश्चंस डाले गए हैं, बल्कि उसके साथ ही साथ आपको पद्मा अवार्ड्स, फुल फॉर्म्स और बैंक के सीईओज, एमडीज और टैग लाइन्स भी दिए गए हैं। एक शानदार पीडीएफ है करंट अफेयर्स के लिए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, ईसीजीसी, आईबीपीएस क्लर्क एंड आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। प्लीज आप ये पीडीएफ जरूर एक बार आजमा कर देखें। फॉर ऑल टाइप ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दीज एग्जाम्स, दिस पीडीएफ इज रियली गोइंग टू बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। बहरहाल चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। यस, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं इस टॉपिक में कि म्यांमार दरअसल कहां है और म्यांमार के साथ भारत के रिश्ते क्या रहे हैं। देखिए दोस्तों, भारत के जस्ट बाजू में ये रहा बंगाल। जैसा कि आप सब जानते हैं, उस समय ये पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था, लेकिन बाद में ये बन गया बांग्लादेश, राइट। उसके बाद फिर ये रहा म्यांमार। म्यांमार के 2-3 नाम और हैं। इसे ही हम रंगून भी कहते हैं, इसे ही हम बर्मा भी कहते हैं, और इतिहास उठाकर देखें तो इसे ही हम ब्रह्म देश भी कहते हैं। म्यांमार दरअसल भारत के अलावा कुछ चंद हिंदू राष्ट्रों में से एक है। अगर हम देखें तो नेपाल, इंडिया और म्यांमार, यहां पर हिंदुओं की संख्या एक समय में काफी ज्यादा थी, इसीलिए इस तरह के नाम आपको इस कंट्री के साथ सुनने को मिल सकते हैं, राइट। तो ये है म्यांमार। कई दिनों से अगर हम देखें, जब से आज़ादी मिली है भारत को 1947 में और 1948 में जब आज़ादी मिली म्यांमार को, भारत और म्यांमार के रिश्ते हमेशा अच्छे ही रहे हैं। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल की बात है, हमने एक सबमरीन भी म्यांमार को दिया है। सो ऑब्वियसली म्यांमार एंड इंडिया एक्चुअली शेयर अ वेरी गुड बायलैटरल रिलेशनशिप विद ईच अदर। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है म्यांमार में जिसके वजह से अचानक वहां पर अब मिलिट्री रूल लग गया है। दुनिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अटेंशन रहा कि क्या हो गया है, क्योंकि आज के ज़माने में अचानक से मिलिट्री रूल रातों रात लग जाना, ये अपने आप में पूरे दुनिया के मीडिया का अटेंशन गेन करता है। लेकिन म्यांमार में ये परिस्थितियां क्या हमेशा बनी रहती हैं? म्यांमार में ऐसा क्या हुआ है कि वहां की लीडर को हटना पड़ा? उनको 2 हफ्ते के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। इनफैक्ट जो प्रेसिडेंट साहब है उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सो देयर मस्ट बी सम पॉलिटिकल केओस जो म्यांमार में देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो में बहुत कुछ है, आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आप हर चीज को समझ सके। कॉर्नर पे देखिए दोस्तों, ये है म्यांमार की स्टेट लीडर, या यूं कहें कि म्यांमार में सत्ताधारी पक्ष की सबसे बड़ी नेता। इनका नाम है आंग सान सू ची। इनके डैड, उनका नाम था आंग सान, जो कि महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, महात्मा गांधी से इंस्पिरेशन लेते थे। और इनके डैड को एक्चुअली में म्यांमार का मतलब मॉडर्न म्यांमार का फादर भी कहा जाता है। तो ऑब्वियसली इन्होंने म्यांमार में डेमोक्रेसी लाने की बहुत हद तक कोशिश की है और फिलहाल इनको ही अरेस्ट कर लिया गया है। बाजू में आप जो सज्जन देख रहे हैं, ये है वहां के मिलिट्री के चीफ लियांग। और लियांग साहब ने अभी अभी 1 साल के लिए, पूरे 1 साल के लिए सत्ता अपने कंट्रोल में ले ली है। तो फिलहाल ये मौजूदा सरकार जो म्यांमार में मिलिट्री रूल चल रहा है उसके अध्यक्ष हैं और इनके कंट्रोल में पूरे म्यांमार की सत्ता इस वक्त है। तो क्या गड़बड़ियां चली हैं, क्या हुआ है पॉलिटिकली, व्हाट वेंट रॉन्ग इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ म्यांमार, जिसके वजह से ये सब हुआ है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। यस, जरा मैं इन दोनों के बारे में आपको 2-4 बातें और बता देता हूं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो है आंग सान सू ची, राइट, 4 अलग अलग नाम नहीं है, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। तो मिस आंग सान सू ची ये दरअसल स्टेट काउंसिलर है, इनकी पोजीशन है स्टेट काउंसिलर की। लेकिन ये म्यांमार की न केवल सबसे पॉपुलर नेता है, बल्कि ये म्यांमार के सबसे सर्वोच्च पद पर मौजूद नेता हैं, राइट।
अब आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर सबसे ऊंचे पद पे तो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट साहब होते हैं। अब प्रेसिडेंट साहब ऑलरेडी आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये इनके होने के बावजूद ये सबसे ऊपर। दरअसल ऐसा है कि इनको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का पद नहीं दिया जा सकता एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यांमार। और म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन जो 1947 में बना था, उसके बाद 1974 में बना था, और उसके बाद एक और ड्राफ्ट तैयार हुआ 2008 में, उसके मुताबिक नियम यह कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने किसी ब्रिटिश से शादी कर ली हो, उससे पॉलिटिक्स में या म्यांमार की सत्ता में कोई बड़ी पोजीशन नहीं मिलेगी। यह म्यांमार का संविधान कहता है, क्योंकि म्यांमार पे भी हमारी तरह ब्रिटिश लोगों का ही शासन रहा, तो म्यांमार हमेशा ब्रिटिशों से परेशान रहा। तो उनका संविधान ये कहता है कि ब्रिटिशों से अगर किसी ने शादी की है तो वह पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा माइलेज हासिल नहीं करेगा। और हुआ यह है कि आंग सान सू की ने एक ब्रिटिश से ही शादी की है, इसीलिए इनको डायरेक्टली प्रेसिडेंट की पोजीशन तो नहीं दी जा सकती। लेकिन ये मौजूदा सरकार में आंग सान, जो कि इनके डैडी थे, उनकी डॉटर होने के साथ साथ एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर रही है, इसीलिए इनका एक्चुअली में म्यांमार के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके चलते इनके लिए, इनकी लोकप्रियता के लिए जानबूझकर एक अलग पोजीशन बनाई गई है, जो कि प्रेसिडेंट के बराबर बराबर का ओहदा रखती है, और इसीलिए ये म्यांमार की स्टेट काउंसिलर है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। शी इज द स्टेट काउंसिलर ऑफ म्यांमार, द डी फैक्टो हेड। अब देखिए, ये वर्ड से ही आपको समझ में आ जाएगा, डी फैक्टो हेड, नॉट द एक्चुअल हेड। ऐसा एक और सीन आपको देखने को मिलेगा सऊदी अरब में, जहां पर किंग सलमान, जो कि 85 ईयर्स से भी ज्यादा उम्र के हो चुके थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनसे रोजमर्रा के काम, राजनीति संभालना और देश कंट्रोल करना, यह नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को, किंग मोहम्मद को, डी फैक्टो राजा बनाया था, यानी कार्यकारी, यानी सारे कार्यभार देखने वाला व्यक्ति। तो अब ये क्योंकि डायरेक्ट लीडर नहीं है, तो ये एक डी फैक्टो हेड है गवर्नमेंट की ऑफ म्यांमार, इक्विवेलेंट टू अ प्राइम मिनिस्टर, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर के बराबर बराबर का ओहदा दे सकते हैं। बहरहाल, इसके साथ मिंग ऑन लियांग, ये है म्यांमार के मिलिट्री हेड, राइट, माफ करना, मैंने यहां पर गलती से प्रेसिडेंट बोल दिया था। ये म्यांमार के मिलिट्री हेड है, न कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब वुई मिंट अलग है। ये बर्मीज आर्मी के जनरल हैं, हु इज द करंट डी फैक्टो स्टेट लीडर ऑफ म्यांमार एंड कमांडर इन चीफ ऑफ द म्यांमार आर्म्ड फोर्सेस। He seized power after overthrowing the elected government in a coup d'etat on February 1, 2021. दोस्तों, इन्होंने सरकार, जो मौजूदा सरकार 2015 से 2020 तक चली, उसको इन्होंने पूरी तरह से खारिज कर दिया, गवर्नमेंट ही पलटा दी, और इन्होंने फिलहाल 1 फरवरी 2021 को म्यांमार में कू देता लागू कर दिया है। मैं चाहता हूं कि आप इस वर्ड को अच्छे से देखें, कू देता। ओके, इसको अक्सर बच्चे कूप डी टैट ऐसा कह देते हैं, आसान भाषा में इसको कूप भी कहते हैं। आगे मैं इसका मीनिंग आपको समझा दूंगा। इसे कूदेता कहते हैं। कूदेता का मतलब होता है जब मिलिट्री अचानक से मौजूदा सरकार या प्रेसिडेंट को हटाकर अपने पास पूरे पावर्स ले लेती है, देन इट इज कॉल्ड कूदेता। तो 1 फरवरी 2021 से म्यांमार में कूदेता लागू करने वाले ये लीडर हैं मिंग ऑन्ग लियांग, राइट। आगे देखते हैं दोस्तों। यस, आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको ये कूदेता वर्ड समझा देता हूं, क्योंकि म्यांमार में 1 फरवरी से यही लागू हुआ है। देखिए दोस्तों, कूदेता, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन तो समझना ही है, साथ ही साथ आप इसका रियल मीनिंग भी समझिए। जब भी इतिहास में हमने देखा है कि कोई मौजूदा सरकार को या राष्ट्रपति को वहां की मिलिट्री सीधे सीधे उखाड़ फेंकती है और पूरे देश का कंट्रोल अपने पास ले लेती है, तो उसको बोला जाता है कूदेता। मैं फिर से रिपीट कर दूं, कूदेता का मतलब होता है जब मौजूदा सरकार को मिलिट्री ओवरथ्रो कर देती है या फिर ओवर पावर करके पूरे देश की सत्ता अपने हाथ में ले लेती है, तो उसे कहा जाता है मिलिट्री द्वारा किया गया कूदेता, राइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कूप भी कहते हैं। दरअसल ये एक फ्रेंच वर्ड है, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय सामने आया था, जब फ्रेंच के जितने लुई साम्राज्य के जितने अलग अलग राजा थे, तो उन सबको सत्ता से हटाया गया था, स्पेशली लुई 16। तो उस समय ये कूदेता, ये वर्ड कॉमनली सामने आया था। तो आप यहाँ डेफिनेशन में भी देख सकते हैं, कूदेता का मतलब दिया है ब्लो ऑफ स्टेट और कूप,
is the removal and seizure of a government and its power. Typically it is an illegal, unconstitutional seizure of power by a political faction, the military or a dictator. Right, ये किसी तानाशाही द्वारा या पॉलिटिकल फैक्शन के द्वारा किया जा सकता है। तो अब जो म्यांमार में कूदता हुआ है 1 फरवरी को, ऐसे कोई और उदाहरण दुनिया में है क्या? बिल्कुल है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उदाहरण है मेरे पास इजिप्ट में मोहम्मद मोरसी की सरकार। मैं आपको जरा इतिहास बता देता हूं। ये मोहम्मद मोरसी जेल से अपने सारे ही सपोर्टर्स को ये वेव कर रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि जमकर लड़ेंगे हम। तो ये इजिप्ट के मोहम्मद मोरसी साहब वहां के राष्ट्रपति थे। साल चल रहा था 2015 और 52% इलेक्शन वोट्स के साथ ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपने नियम कानून लगाने शुरू कर दिए। जैसे इन्होंने अपने नियम कानून लगाए, वहां के लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा निकालना शुरू किया और इजिप्ट की राजधानी कायरो में एक तहरीर स्क्वायर नाम की जगह है, जहां पर एक फेसबुक के नोटिफिकेशन में 5-7 लाख लोग आकर जमा हो गए और मोहम्मद मोरसी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। नतीजा ये हो गया कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद मोरसी ने मिलिट्री बुला ली और मिलिट्री को आदेश दे दिए कि आप सीधे सीधे पब्लिक पर गोलियां चलाइए। लेकिन मिलिट्री ने बोल दिया हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मिलिट्री का कहना था कि चाहे जो भी हो ये लोग हमारे अपने हैं, हम इन पे गोलियां नहीं चलाएंगे। रादर सही यही होगा कि लोगों की बातें माने और आप सत्ता से हट जाएं। जब मोहम्मद मोरसी को फोर्स किया गया कि वो सत्ता से हट जाएं, तो उन्होंने मिलिट्री पे आरोप लगाया कि मिलिट्री मुझे पावर से निकाल रही है और कूदता कर रही है। ये एक पहला उदाहरण था। हालांकि वो कूदता की बातें की गई थी, लेकिन एक्चुअल कूदता नहीं था। बाद में इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर दंगा फसाद करने और कई लोगों की जान लेने का आरोप भी लगाया गया। ये 35 साल के कारावास में फिलहाल है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कूदेता का एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, टर्की के रसेप तैयप अर्दोआन साहब। ये मौजूदा राष्ट्रपति हैं टर्की के, आप सब जानते ही हैं। काफी पॉपुलर हैं ये टर्की में और इन्होंने भी इलेक्शन में अपनी पोजीशन 2027 तक कंफर्म कर ली है। सो फिलहाल ये टर्की में 2027 तक के लिए राष्ट्रपति पद पर रहेंगे। इनकी भी जबरदस्त पॉलिटिकल फाइट हुई थी एक फैतुल्ला गुलेन नाम के रिलीजियस लीडर के साथ। फैतुल्ला गुलेन एक बहुत पॉपुलर रिलीजियस लीडर रहे हैं टर्की के, जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। उनकी और इनके बीच में चल रही चुनावी रंजिशों को लेकर नतीजा ये हुआ था कि इन्होंने फैतुल्ला गुलेन जी को सीधे सीधे कंट्री से एक्सपेल कर दिया था, देश निकाला कर दिया था। और फैतुल्ला गुलेन ने अपने पावर्स यूज करके मिलिट्री को बोला था कि आप इनको सीधे अरेस्ट कर लीजिए और इनको सत्ता से हटा दीजिए। मिलिट्री ने वही किया। लेकिन जब मिलिट्री रेसेप तैयप अर्दोआन साहब को अरेस्ट करने के लिए आई, तो बीच में पब्लिक आ गई और पब्लिक ने अपने लोकप्रिय नेता को बचा लिया था। यह कूदेता का एक और उदाहरण है जो साल 2016 में हमको देखने को मिला। राइट, और उसके बाद ऑफ कोर्स ये हमारे सामने है लेटेस्ट उदाहरण, जहां पर म्यांमार की सबसे लोकप्रिय नेता आंग सान सू ची, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके साथ इनके राष्ट्रपति को भी अरेस्ट कर लिया गया, विन मिंट को, 2 हफ्ते के लिए। इनके ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूं। यस, अब जरा हम एक सिलसिलेवार चीजों को समझ ले, देन यू विल बी हैविंग अ बेटर आइडिया। सो हैव अ लुक गाइस। ये देखिए, दरअसल 2021 म्यांमार कूदेता जो है ये 1 फरवरी 2021 को शुरू हुआ। आप सब जानते ही हैं, उस दिन भारत में बजट अनाउंस हुआ था और सवेरे सवेरे, एक्चुअली में रात को 3 बजे ही हुआ जो कुछ भी हुआ। सो हमारे यहाँ बजट और बजट की हवा में यानी ये थोड़ा सा शाइन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद 1-2 दिन बाद इसके ऊपर काफी बातें उठी। तो हुआ यह है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ म्यांमार्स रूलिंग पार्टी एनएलडी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, वर डिपोज्ड बाय द तात्मादाव। अब आप इस वर्ड को भी समझ लीजिए दोस्तों। तात्मादाव बेसिकली म्यांमार में जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको बोला जाता है तात्मादाव। तो ये तात्मादाव ने एनएलडी के जितने लीडर्स हैं इन सबको सत्ता से हटाने के लिए, डिपोज करने के लिए, ठीक इनके पार्लियामेंट में शपथ लेकर नया कार्यकाल शुरू करने के 1 दिन पहले यह काम किया है। तो रात को 3 बजे ही सारी सेवाएं बंद कर दी गई। हालांकि इंटरनेट पूरी तरह से ब्लैकआउट 2 दिन बाद हुआ, लेकिन उसके पहले ही यानी मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल ले लिया और
विन मिंट जो कि वहां के प्रेसिडेंट है और म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सूची, इनको 2-2 हफ्ते के लिए अरेस्ट कर लिया गया। ये आप याद रखिएगा तात्मदौ, ये 1 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। ये म्यांमार की मिलिट्री को बोला जाता है। विच वेस्टेड पावर इन स्ट्रेटोक्रेसी, यहां पर एक शब्द बहुत काम का है, ये किसी आरसी पैसेज में आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, स्ट्रेटोक्रेसी। आपने अक्सर इस तरह के क्रेसी वाली वोकैबुलरीज देखी होंगी, डेमोक्रेसी, क्लिप्टोक्रेसी, राइट, प्लूटोक्रेसी, देन स्ट्रेटोक्रेसी। तो सबके अपने अलग अलग मीनिंग है। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब यह होता है जब आपके देश में एक प्रकार से मिलिट्री रूल लागू हो जाता है। तो म्यांमार में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन इस बार फिर से हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटोक्रेसी म्यांमार में ऑब्जर्व हुई है, और वो भी 1 साल के लिए। इस बार जो मिलिट्री शासन लगा है वो पूरे 1 साल के लिए लगा है। The Tatmadaw proclaimed a year-long state of emergency and declared power had been vested in Commander-in-Chief Defense Services Min Aung Hlaing, right? ये जो आपको बाजू में इमेज में दिख रहे हैं, लिंग जो कॉमन भाषा में बोला जाता है, या लियांग एज यू से, ये इनका नाम है। It declared the result of November 2020 general election invalid and stated its intent hold a new election at the end of the state emergency. ये है actual reason guys। अब जरा ये 3 लाइन को ध्यान से देखिए, यहां पर ठीक से बताया गया है कि दरअसल हुआ क्या था। दरअसल म्यांमार में आंग सान सूची की सत्ता नवंबर 2015 में आई थी। आप इस बात को जरा ध्यान से क्रोनोलॉजी में समझिए। नवंबर 2015 में ये सत्ता में आई, तो स्वाभाविक सी बात है कि नवंबर 2020 में इनके यहां दोबारा इलेक्शन हुए होंगे 5 साल बाद, और वंस अगेन इनका कार्यकाल अभी 2021 में शुरू होना था। तो जो नवंबर 2020 में पिछले साल इन अमिड कोरोना जो इलेक्शन हुए म्यांमार में, उसमें ओवरवेलमिंगली स्टेट काउंसिलर की पार्टी एनएलडी ने 396 सीटें जीत ली। मिलिट्री का कहना है कि ये जो 396 सीटें आपने जीती है और 7 मिलियन वोट आपने हासिल किए हैं, हमें इसमें गड़बड़ी नजर आ रही है, और यहां पर आपने अनफेयर मींस यूज किए हैं, जिसके वजह से इस रिजल्ट को काउंट नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इससे पहले कि ये 396 सीट होल्डर्स यानी उनके यहां के एमपीज शपथ लें और असेंबली संभालें, एक दिन पहले ही पूरी तरह से म्यांमार में मिलिट्री रूल लगा दिया गया है और गवर्नमेंट हटा ली गई है। और अब मिलिट्री चीफ का कहना है, यानी लियांग साहब का कहना है कि 1 साल के लिए ऐसा ही रहेगा और 1 साल बाद दोबारा से री इलेक्शन किए जाएंगे, राइट। आगे देखिए, द कू दता ऑकर्ड, ये वर्ड और इसका उच्चारण प्लीज बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये याद रखें। इट इज कू दता, नॉट कू डी टैट। Coup d'etat occurred the day before the Parliament of Myanmar was due to swear in the member elected at the 2020 election। जो मैंने आपको बोला, शपथ ग्रहण समारोह के ठीक 1 दिन पहले ये हुआ। Thereby preventing this from occurring, अगर 1 दिन और लेट हो जाता तो ये लोग पावर में आ जाते। तो इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, मिलिट्री ने सबको उखाड़ फेंका है। अभी प्रेसिडेंट विन मिंट, इनका भी नाम याद रखिएगा, 1 मार्क के लिए ये भी पूछा जा सकता है। म्यांमार के राष्ट्रपति का नाम है विन मिंट, आगे उनकी तस्वीर मैं दिखाता हूं आपको। एंड स्टेट काउंसिलर आंग सान सू ची, इट्स नॉट की, इट्स ची, राइट, वर डिटेन्ड अलॉन्ग विथ मिनिस्टर्स एंड देयर डेपुटीज एंड द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इन सबको डिटेन कर दिया गया है, और आंग सान सू ची और वी मिंट साहब को तो 2 हफ्ते के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। तो आई होप आपको यहां तक बातें समझ में आई हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस, अब आपको मैं जरा बैकग्राउंड बता देता हूं, ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिलसिलेवार तरीके से, ताकि आप एक एक डॉट को ठीक से कनेक्ट कर पाए। तो 1948 से लेकर अभी तक का एक क्विक रिकैप हम देख लेते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या था म्यांमार में। सो लेट्स हैव अ लुक। देखिए दोस्तों, म्यांमार को भी हमारी तरह 1948 में हमसे जस्ट 1 साल बाद ब्रिटिश से ही आजादी मिली। आपको याद होगा, मंगल पांडे को मारने के लिए म्यांमार से ही आर्मी बुलाई थी ब्रिटिश लोगों ने, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो अपराइजिंग हुई वो मंगल पांडे के शहीद होने के 2-3 महीने बाद फिर शुरू हो गई थी। ये सब आपको याद ही होगा, राइट। तो म्यांमार में भी ब्रिटिशों का ही कंट्रोल रहा। उसके बाद 1948 में जब आजादी मिली, 1947 में उनके यहाँ पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार ड्राफ्ट किया गया है म्यांमार में। तो 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे 48 से लेकर 58 तक 10 साल के लिए म्यांमार में डेमोक्रेसी चली, राइट।
लेकिन इस डेमोक्रेसी में लीडर्स की फाइटिंग बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई, पॉलिटिकल राइवलरीज बहुत ज्यादा देखी गई। म्यांमार में स्थिरता नहीं थी पॉलिटिक्स में, राइट। हमारे यहां जब जवाहरलाल नेहरू की सत्ता एक चरम सीमा पे थी एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शुरुआती दिनों में जैसी रही उससे ठीक अनलाइक इनके यहां ये नहीं हो पाया था। नतीजा ये हो गया कि 1958 से 1960 के दौरान मौजूदा लीडर जिनका नाम था ऊ नू, ये उनके लीडर का नाम था, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सबसे पहले 1958 से 60 में मिलिट्री को यह बोला कि आप वहां पर रूल लगा लीजिए और मिलिट्री रूल के तहत म्यांमार में चल रही पॉलिटिकल गड़बड़ियों को कंट्रोल करिए। यानी जो डेमोक्रेटिक लीडर थे उन्होंने खुद मिलिट्री रूल लगाने के लिए बोला मिलिट्री को। तो म्यांमार में पहली बार मिलिट्री रूल आया था 58 से 60 के दौरान, 2 साल के लिए। 2 साल के बाद मिलिट्री ने खुद माहौल को व्यवस्थित किया और 60 से लेकर 62 तक दोबारा से डेमोक्रेसी लागू करवाई और म्यांमार को डेमोक्रेटिकली चलने का मौका दिया। लेकिन 1962 में दोबारा एक जैसी परिस्थितियों को देखते हुए मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और 1962 में जब सेकेंड टाइम मिलिट्री रूल आया म्यांमार में, तो इस बार वो छोटा नहीं था, इस बार वो पूरे 26 इयर्स तक चला। तो आप देख सकते हैं 62 से लेकर 1988 तक म्यांमार मिलिट्री रूल में ही रहा, पूरे 26 साल के लिए। 26 साल तक मिलिट्री रूल चलना यानी किसी भारत जैसे संविधान में अगर हम देखें तो कम से कम 4 या 5 इलेक्शंस के बराबर का टाइम। अब इतना समय मिलिट्री रूल में रह लेने के बाद ऑब्वियसली लोगों के अधिकारों को कहीं ना कहीं काफी कंप्रोमाइज करना पड़ा होगा, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो ओवरथ्रो कर दी गई होंगी। तो ये सारी चीजों का धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर बढ़ता चला गया। नतीजा ये हो गया कि 8888 नाम की एक अपराइजिंग यानी एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति का जन्म हुआ। अब यहां पर आप देख सकते हो 8888 क्रांति। अब इसका क्या मतलब है? दरअसल ये 8 अगस्त 1988 को शुरू की गई थी, इसलिए अगस्त का 8, तारीख का 8 और ईयर का 28, ऐसे मिला के इसका नाम पड़ा 8888 अपराइजिंग। ये अपराइजिंग किस वजह से थी? ये साबित करने के लिए थी कि मिलिट्री रूल होने के बावजूद भी म्यांमार में बहुत सारा मिसमैनेजमेंट चल रहा है, तो अब हमको मिलिट्री रूल में नहीं रहना है। आम जनता अपने अधिकार चाहती थी, ये पहले संघर्ष के स्वर थे। और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया गया था म्यांमार की सरकार के ऊपर, यानी मिलिट्री रूल के ऊपर, जिसको ओवरकम करने के लिए म्यांमार के मिलिट्री रूलर्स ने SLORC नाम के एक संगठन का गठन कर लिया था। ये SLORC का मतलब है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रीइंस्टेट काउंसिल, ऐसा कुछ तो भी है, रिफॉर्म्ड काउंसिल, राइट। तो SLORC ये बनाया गया था और ये बनाने के बाद मिलिट्री रूल दोबारा म्यांमार में कंटिन्यू रहा। तो 1988 से लेकर 1990 तक मिलिट्री रूल और आगे बढ़ा। जब ये मिलिट्री रूल आगे बढ़ा उन्हीं दिनों आन सान, जो कि म्यांमार के एक पॉपुलर लीडर रहे हैं मॉडर्न म्यांमार के, उनकी डॉटर आंग सान सूची ये पहली बार लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय हुई और इन 2 सालों में इन्होंने प्रो डेमोक्रेटिक स्टैंड लेते हुए लोगों के अधिकारों की बात करना शुरू की। तो आप यहां देख सकते हैं, आंग सान सूची, द डॉटर ऑफ कंट्रीज मॉडर्न फाउंडर आंग सान बिकेम अ नोटेबल प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो आंग सान आप देख रहे हैं, आंग सान सूची के फादर, ये महात्मा गांधी से काफी इंस्पायर्ड थे और महात्मा गांधी के अलग अलग प्रयोग जैसे सत्याग्रह या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीजों को वो म्यांमार में भी वैसे के वैसे फॉलो करवाना चाहते थे। काफी हद तक उन्होंने इसकी कोशिश भी की, इसीलिए मॉडर्न म्यांमार के वो फादर कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली 1988 से लेकर 1990 में जब मिलिट्री रूल चल रहा था, तब भी आंग सान सूची was gaining a lot of popularity in among the people. She formed a political party named NLD, National League for Democracy. इनकी पार्टी का नाम है, जो 396 सीटें जीती है। तो ये उन्होंने पार्टी बनाई और इन्होंने इलेक्शन जीत लिया। इलेक्शन जीत लेने के बाद मिलिट्री ने इनके रिजल्ट्स को वंस अगेन रिफ्यूज कर दिया और मिलिट्री ने सत्ता देने से इनकार कर दिया, राइट।
1990 में जब इलेक्शन हुए उस समय आंग सान सू की की एनएलडी पार्टी जीत चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके मिलिट्री ने सत्ता देने से मना कर दिया और मिलिट्री ने तब भी आगे ही कंटिन्यू किया। तो 1990 से लेकर 2011 तक इलेक्शन जीतने के बावजूद भी मिलिट्री ने सत्ता नहीं सौंपी और 2011 तक कंटिन्यू किया। इस दौरान 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन वंस अगेन बनाया गया म्यांमार में, जैसा मैंने बताया आपको 1947 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, फिर एक और ड्राफ्टिंग की गई 74 में और 2008 में एक बार और ड्राफ्टिंग की गई। 2008 में जब ड्राफ्टिंग की गई तो यह तय हुआ कि म्यांमार में कुछ नए नियमों के साथ डेमोक्रेसी को वापस लाया जाए और डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए, लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। इसका एक पायलट रन लेना जरूरी था, यानी देश कैसा चलेगा उसका एक डेमो लेना जरूरी था। इसीलिए यह तय हुआ कि 2011 से लेकर 2015 तक एक टेंटेटिव डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की शुरुआत होगी। टेंटेटिव यानी कि नॉन परमानेंट, एक बार डेमो करके देखते हैं। इस तरह की एक चीजों की शुरुआत हुई 4 साल के लिए। लेकिन उस दौरान भी जो म्यांमार की मिलिट्री थी उनका कहना था कि 1/4 पार्लियामेंट की सीटें उनके पास ही रहेंगी, तो उन्होंने पार्लियामेंट की करीबन 25% सीटें अपने पास ही रखी। 2015 में जब ये सब कुछ कंप्लीट हुआ तो 2015 में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस होने के बाद 2015 के इलेक्शन में एनएलडी जीत कर आई, यानी आंग सान सू की पार्टी जीत कर आई और उन्होंने अपनी सरकार बनाई। 2020 में फिर जब चुनाव हुए तो वंस अगेन 396 सीटों के साथ एनएलडी जीत कर आई। लेकिन इस बार जब दोबारा जीत हासिल हुई एनएलडी को, मिलिट्री को यह गंवारा नहीं हुआ और मिलिट्री का मानना था कि 2021 के इलेक्शंस में जहां 396 सीटें जीती है आउट ऑफ 476 एनएलडी ने, ये एक्चुअली में गलत है और जितने वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया गया है, उनके वोट्स को मैनिपुलेट किया गया है और ये आपको अलाउड नहीं था, ऐसे आरोप लगाए गए। राइट। इसके अलावा यस, ये इलेक्शन के कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। यस, अब यहां पर आपको मैं बता देता हूं कि चार्जेस क्या लगे हैं दोनों के ऊपर, आखिर किस बात का वायलेशन किया है। अब यहां पर आप जो देख रहे हैं ये है विन मिंट, जो कि म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति को अभी अरेस्ट कर लिया गया है अंडर सेक्शन 25। इनके ऊपर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने कैंपेन में ब्रीचिंग की है, यानी कैंपेनिंग जिस तरीके से करनी पड़ती है, चुनाव का प्रचार जिस तरीके से करना पड़ता है, उसके नियमों का उल्लंघन किया है। राइट। और उसके साथ ही साथ कोविड-19 पेंडेमिक के रेस्ट्रिक्शंस को भी इन्होंने तोड़ा है सेक्शन 25 के खिलाफ के तहत। और नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ, यानी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ जो कोविड-19 के लिए लगाया गया था, उसको इन्होंने कहीं ना कहीं वॉयलेट किया है। राइट। तो हमारे यहां जैसे आचार संहिता लगती है दोस्तों, आपको पता ही होगा इंडिया में, वैसे हर एक देश में कोई ना कोई इलेक्शन के कानून तो होंगे ही। तो उन कानूनों को वॉयलेट करने के वजह से इनको 2 हफ्ते के लिए अरेस्ट किया गया है और उनके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं। ऑन द अदर साइड अगर आप देखेंगे आंग सान सू की, इनके ऊपर क्या आरोप है, तो इनके ऊपर आरोप इस बात के हैं कि चुनाव जीतने के लिए कोविड-19 के बीच में इन्होंने कुछ इल्लीगल इंपोर्ट किया है। इल्लीगल इंपोर्ट क्या किया है, इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस इंपोर्ट किए हैं। ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस लोगों से संपर्क साधने के लिए होते हैं, तो चुनाव में लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और अपना इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए जो अलाउड नहीं था वो तरीके इन्होंने अपनाए हैं। इन्होंने कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस को सीधे सीधे विदेश से इंपोर्ट कर लिया और इलेक्शंस में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इन्होंने उनका इस्तेमाल किया। ये एक्चुअल आरोप है आंग सान सू की के ऊपर। आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है यूजिंग रेडियो एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, स्पेसिफिकली 6 आईकॉम डिवाइसेस। 6 आईकॉम डिवाइसेस है जिसका इन्होंने यूज किया था, जो कि म्यांमार के आचार संहिता, इलेक्शन की आचार संहिता के खिलाफ है। राइट। फ्रॉम हर सिक्योरिटी टीम एंड अ वॉकी टॉकी। अब इन चीजों का, कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज यहां पर पाबंदी है, which are restricted in Myanmar and need a clearance from military related agencies before acquisition। मिलिट्री का कहना यह है कि इस तरह के कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस आप यूज करें उससे पहले आपको हमारी परमिशन लेनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने नहीं ली है। सो फिलहाल के लिए इनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। सो आई होप आपको ये बातें अब पूरी समझ में आ रही हैं।
अब म्यांमार में ये जो चल रहा है इसका एक्चुअली में पब्लिक पे क्या असर हुआ है? सो ऑब्वियसली नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। अब ऑब्वियसली मिलिट्री रूल है तो लोग सड़कों पे बहुत एग्रेसिवली प्रदर्शनी तो नहीं कर सकते, क्योंकि मिलिट्री रूल में माफ करिएगा, मिलिट्री रूल में फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा मिलते ही नहीं, आप सब जानते ही हैं। तो म्यांमार में सबसे पहले तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए हैं। खुद आंग सान सू की ने कहा है कि लोगों को कि ये इस कूप के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करें। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लोगों ने अपने घरों से ही मतलब थालियां बर्तनों की आवाज शोर कर करके अपना विरोध जाहिर किया है। इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारे दर्जनों दर्जनों लोगों ने हॉस्पिटल से और अलग अलग जितने भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जितने भी ऑफिसेस हैं वहां से लोग सीधे सीधे वॉकआउट करके चले गए। कर्मचारियों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं उस पे लोग ये सब पोस्ट करके चीजों को दुनिया को ना बता दें, तो उसके ऊपर भी कंट्रोल लाया गया। तो म्यांमार में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक्सेस को ब्लॉक करके रख दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी खबर फैलने में देर नहीं लगी, तो खबर फैलती चली गई। तो हुआ ये कि पूरा पूरा इंटरनेट ही सैटरडे तक ब्लैकआउट कर दिया गया, राइट। तो ये भी एक चीज हुई। उसके बाद फिर आप सब जानते हैं संडे को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट म्यांमार में ऑब्जर्व किया गया। ओके, सिंस सो कॉल्ड द सैफरॉन रिवॉल्यूशन इन 2007, म्यांमार में इससे पहले एक सैफरॉन रिवॉल्यूशन आया था 2007 में। ये वंस अगेन मिलिट्री द्वारा दमनकारी शासन के खिलाफ किया गया एक रिवोल्ट था, एक क्रांति थी। तो उस रिवॉल्यूशन के बाद ये एक नया रिवॉल्यूशन पहली बार म्यांमार में अभी ऑब्जर्व किया गया है। तो फिलहाल म्यांमार में मिलिट्री रूल के साथ ऑब्वियसली इनिशियल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। ये आप कुछ तस्वीरें देख सकते हैं जहां म्यांमार में आपको हर जगह प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा होगा, एंड यू कैन ऑब्जर्व लाइक द टाइप ऑफ केओस दैट हैज बीन सीन इन म्यांमार सिंस लास्ट वीक। ओके, हाँ, अब लास्ट में जाते जाते इन चीजों को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आखिर ये सब करने के पीछे कारण क्या था, व्हाट वर द मोटिव्स। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द मोटिव्स बिहाइंड इट। देखिए दोस्तों, इस तरह की कोई भी चीजें करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मोटिव होना जरूरी है, जो म्यांमार में अभी देखा गया है। सबसे पहली चीज तो ये, द कूप में हैव बीन ड्रिवन बाय द मिलिट्रीज गोल टू प्रिजर्व इट्स सेंट्रल रोल इन बर्मीज पॉलिटिक्स। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ठीक से तो 1962 से लेकर 1990 और 1990 से लेकर 2011 तक, ये इतने लंबे समय के लिए म्यांमार में मिलिट्री रूल ही तो चला है। तो देखा जाए तो आजादी के बाद म्यांमार में डेमोक्रेसी कम और मिलिट्री रूल ही रहा है। इसीलिए मिलिट्री अपने हाथ से सत्ता जाने नहीं देना चाहती। ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो कि कारण नंबर 1 या पहला मोटिव हमको समझ में आ रहा है। दूसरी बात, म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिफेंस के चीफ का रिटायरमेंट एज होता है 65 इयर्स का, और लियांग साहब जो इस वक्त डिफेंस चीफ हैं वो ऑलरेडी 64 के हैं, और जुलाई 2021 में वो 65 साल के हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपने चीफ ऑफ डिफेंस वाली पोजीशन से निकलना पड़ेगा, उन्हें हटना पड़ेगा वहां से। जैसे ही वो उस पोजीशन से, ध्यान से सुनना ये बात, जैसे ही वो उस पोजीशन से हटेंगे वो अपने पॉलिटिकल पावर्स पूरे लूज करेंगे, और जैसे ही पॉलिटिकल पावर्स लूज करेंगे, रोहिंग्याज वाला मामला, रोहिंग्या मुसलमानों वाला मामला जो म्यांमार में पिछले 2 सालों में काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा, जिसे नेशन वाइड बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म, अक्रॉस द वर्ल्ड क्रिटिसिज्म मिला, उसके जितने भी चार्जेस इंटरनेशनल कोर्ट्स के या अलग अलग एजेंसीज के, वो सीधे सीधे लियांग साहब पे इंप्लीमेंट होंगे जैसे ही वो सत्ता छोड़ेंगे। खबर ये भी है कि चीफ जो डिफेंस चीफ है लियांग साहब, ये 2021 में जुलाई में रिटायर होने के बाद ये म्यांमार में जो सिविल गवर्नमेंट है यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें भी हिस्सा लेना चाहते हैं, और वहां के एक इलेक्टेड मेंबर की तरह वंस अगेन डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो वॉर क्राइम्स रोहिंग्यास के मामले में किए गए हैं, जहां पर मिलिट्री चीफ के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए थे, वो सारे आरोप के ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो सकती है जैसे ही ये 65 साल के हो जाएंगे और ये उस पावर से हटेंगे।
तो इसीलिए ये फिलहाल 1 साल के लिए मिलिट्री रूल लगाना चाहते हैं। मे बी इसके पीछे ऐसे कारण हो सकते हैं कि बहुत सी चीजों को जो रोहिंग्या के समय या उस वॉर क्राइम में जो जितनी चीजें की गई है उन सबको सबूतों के साथ हटाने का कोई एक प्रयास होगा। सो दैट कुड बी वन मोर रीजन। थर्ड, Min Aung Hlaing has also hinted a potential entry into the politics as a civilian after his retirement। मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से इनके पास पावर रहे और ये पावर कहीं ना कहीं इनके ऊपर लगाए गए चार्जेस को मिटाने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम आती रहे। आप भी ये सारी बातें जानते हैं कि जब तक अलग अलग पावर्स अवेलेबल है तब तक बहुत सारे मिनिस्टर्स करप्शन में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक बार सत्ता हाथ से चली गई तो आप अलग अलग जांच एजेंसियों के रडार में आ जाते हैं। तो वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने दिन हो सके सत्ता उनके पास बनी रहे। ये कुछ मोटिव्स हैं जिसके ऊपर अलग अलग अखबारों में बातें चल रही हैं, राइट। दीज आर नॉट द फिक्स्ड मोटिव्स या ऑब्वियस मोटिव्स जो मैं बता रहा हूं, लेकिन हर न्यूज़पेपर में इसको एक अच्छा कवरेज मिला है, राइट। इसके अलावा अगर हम म्यांमार के कुछ एक्टिविस्ट ग्रुप्स की बातें सुने तो म्यांमार के ये जो चीफ हैं आंग लियांग, इनकी 2 सरकारी कंपनियां भी हैं, जिसमें से एक है म्यांमार इकोनॉमिक कोऑपरेशन MEC और दूसरी है MEHL म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग लिमिटेड। और इन दोनों कंपनियों में एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं ये। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी रहा है सत्ता में बने रहने का। इनफैक्ट इनके जो बेटे हैं और इनकी जो बहू है, इनके नाम पर भी बिजनेस के बहुत सारे होल्डिंग्स कंट्री के इन्होंने कर रखे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़े चार्जेस लगाए जाते हैं उनके ऊपर, एलिगेशंस लगाए जाते हैं, माफ करना, कि इस वजह से भी वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आपको जानने को मिलेगी दोस्तों, 2 हफ्ते पहले की ही बात है, म्यांमार में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा $350 मिलियन का एक अमाउंट सैंक्शन किया गया है जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए दिया गया है, राइट। आप जानते हैं ये अमाउंट ना तो वापस करना है ना तो इंटरेस्ट के साथ इसका कोई हिसाब दिखाना है, कुछ भी नहीं। IMF के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये कंट्री के इंटरेस्ट के ऊपर होता है कि वो इसको कैसे यूज करते हैं टू फाइट अगेंस्ट द नेचुरल डिजास्टर, राइट। अब ये $350 मिलियन जो मिले हैं इसके ऊपर फिलहाल सीधे सीधे सरकार का एक्सेस है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिव है कि कहीं ना कहीं इस पैसे को भी यूज करने के लिए वहां पर एक रेस लगी हुई है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और मिलिट्री पॉलिटिक्स के बीच में। तो जहां पर सत्ता हथियाने का मौका मिलिट्री को मिला है और वो डायरेक्टली हो सकता है कि ये पैसे के ऊपर भी अपना कंट्रोल रखना चाहते हो, राइट। तो ये कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स इसके पीछे देखे गए हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें सच हो या कुछ बातें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में हमको दिखाई दें। सो दीज आर द रीजंस। जो कुछ हुआ उसके ऊपर दुनिया भर के लीडर्स के बहुत कड़े रिएक्शंस आए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बोरिस जॉनसन की। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसको काफी ज्यादा कंडेम किया है और उन्होंने बोला है कि ये सब अनलॉफुल बातें हैं, इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल, सिविलियंस को इस तरीके से तंग करना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ऑन द अदर साइड चाइना ने भी कहीं ना कहीं ऊपरी बयानबाजी में इन चीजों को एक्सेप्ट किया है। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है वांग विनबिन, उनका भी मानना सेम ही है कि हम जानते हैं कि वहां क्या हो रहा है और हम यानी एक डिप्लोमेटिक आंसर दिया इन्होंने, डायरेक्टली इसका विरोध भी नहीं किया है। ऑन द सेम साइड आप यहां ध्यान से देखिए, इंडिया ने भी डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं किया है या कंडेम नहीं किया है। अगर इंडिया में भी विदेश मंत्रालय का बयान आप देखेंगे तो हमने जबरदस्ती इसको कंडेम करके म्यांमार को अलग या फिर अपने रिश्तों को अलग तरीके से हमने नया शेप नहीं दिया है इसमें। सो सी व्हाट वी सेड, वी हैव नोटेड द डेवलपमेंट्स इन म्यांमार विद डीप कंसर्न। India has always seen steadfast in its support to the process of democratic transition in Myanmar। यानी हम हमेशा से यही चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक बदलाव म्यांमार में हो। भारत हमेशा इस बात का समर्थक रहा है। We believe that the rule of law and democratic process must be upheld। I don't know how many of you understand this rule of law, लेकिन rule of law का मतलब होता है कानून का शासन। देखो दोस्तों, 2 प्रकार के रूल चलते हैं, एक होता है रूल बाय लॉ और एक होता है रूल ऑफ लॉ। अगर आप
कंट्रीज लाइक सऊदी अरब या चाइना देखेंगे तो दे आर मोस्टली रन बाय रूल बाय लॉ, यानी जिसका कानून, जिसका शासन उसका कानून। लेकिन भारत में या यूएस में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं होता। वी आर हैविंग रूल ऑफ लॉ, तो कानून सबसे ऊपर रहेगा और उसके हिसाब से सबको चलना पड़ेगा। गड़बड़ियां हर डेमोक्रेसी में पाई जाती है, बट सेंट्रली आप क्या प्रोसीजर फॉलो करते हो उस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ। तो इंडिया हमेशा से इस बात का समर्थक रहा है जिस ऐसा इसमें बताया गया है। देन ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट मॉरिसन साहब ने भी इसको कंडेम किया है और उनका भी कहना सेम है। आई स्ट्रांगली सपोर्ट द पीसफुल रिकन्वीनिंग ऑफ द नेशनल असेंबली दोबारा से शुरू हो जाए, इसके लिए वो स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, बहुत से अलग अलग लीडर्स रहे जिन्होंने इसको कंडेम किया है। सो उम्मीद करता हूं गाइस ये एक वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी सारी इसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री के साथ आपको जानकारी मिली होगी। जाते जाते आपको 2-3 अपडेट्स और देने हैं। सबसे पहला तो ये कि इस वीडियो के साथ भी डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे, तो अगर आप ये पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कुछ अंश आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसके सामने टाइम मेंशन किया होगा। आप उस टाइम वाले पार्ट पे क्लिक करेंगे तो आप वीडियो के सीधे उस हिस्से पे पहुंचेंगे जिसको देखने में आप इंटरेस्टेड हैं। अक्सर वीडियो को मैं बहुत ज्यादा छोटा 8 या 10 मिनट का नहीं बना पाता, तो इतना संक्षिप्त में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए आपको कन्वीनियंस हो इसके लिए टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, पहली बात। दूसरा, वी आर स्टार्टिंग विथ अवर ऑफलाइन बैचेस फ्रॉम 15th of February, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग कॉल रेगुलरली कि ऑफलाइन के बैचेस कब शुरू हो रहे हैं, क्या टाइमिंग रहेगा, फैकल्टी कौन रहेगी एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सो वंस इन फॉर ऑल मैं वीडियो में डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि 15th of Feb से वी आर स्टार्टिंग with our offline batches, so I hope that most of the student who are at औरंगाबाद will take the benefit of it। और जाते जाते आप सबको ये भी बता दें कि बहुत जल्दी फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक शानदार प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, इकोनॉमिक अवेयरनेस का भी एक शानदार प्रोग्राम आपके लिए लॉन्च किया जाएगा, और मार्च के महीने में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए स्पेशल जीएस का प्रोग्राम, ये सब ऑनलाइन होगा। ये सारे ऑनलाइन प्रोग्राम आपके लिए स्टार्ट किए जाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी या डाउट आपके होंगे प्लीज 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 मेरे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस टाइम, बाय बाय।